मैं हूं मोहिनी भदौरिया। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है। भारत में भी इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लक्षण पुरुष और महिलाओं में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन महिलाओं में कुछ अलग लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। महिलाओं को वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन और यूटीआई इन्फेक्शन जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जो उनके डे टू डे लाइफ को काफ़ी असर में डाल सकते हैं। हालांकि सही समय पर जागरूकता से और सही स्ट्रेटजीज से महिलाएं इस समस्या का सामना कर सकती हैं। महिलाओं को डायबिटीज होने पर क्या बदलाव करने चाहिए अपने जीवन में, या डायबिटीज से बचे रहें, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार खन्ना, कंसल्टेंट फिजिशियन एट असोपा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आगरा। डॉक्टर जिज्ञासु सिंह, MBBS, DNB, FICH, फेलोशिप इन नेफ्रोलॉजी, फेलोशिप इन हेमेटोलॉजी, PG डिप्लोमा इन डायबिटीज, कंसल्टेंट फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर वेल केयर मेडिकल सेंटर, वाराणसी। डॉक्टर KC लोहानी, MD मेडिसिन, फेलो UPDA, कंसल्टिंग फिजिशियन, लोहानी क्लिनिक, हल्द्वानी, उत्तराखंड। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर अश्वनी, मेरा पहला सवाल आपसे है, लाइफस्टाइल में ऐसे क्या बदलाव किए जाएं ताकि डायबिटीज को सही से मैनेज कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके? देखिए, आज जो डायबिटीज़ का इंसिडेंस हमारे देश में और बाहर के देशों में हो रहा है, वो बेसिकली हमने जो देखा है उसका कारण जानने की जब कोशिश की है, रिसर्च वर्क्स किए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने जब खंगाली हैं, तो उससे ये पता लगता है कि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, यही एक प्रॉब्लम है। हमारा ये जितना मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स बीमारियां हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, ये ज़्यादातर ये पाया गया है कि ये सारा हमारा जो डिस्टर्ब एक हमारा गड़बड़ जीने का तरीका और जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिसमें ना तो हम कसरत करते हैं, ना हम एक्सरसाइज करते हैं, ना ही हमारे खान-पीन में व्यावहारिकता जो होनी चाहिए, जिसमें हम सरल खाना खाएँ। हम ये देखें कि हमारे खाने में नमक की एक मात्रा पूरी है, विटामिन्स हम अच्छे से खा रहे हैं कि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अपने आहार में, और हम ये भी देखें कि क्या हम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा या फैट्स की मात्रा हमारी डाइट में ज़्यादा तो नहीं जा रही। आजकल जो अच्छी तरह से बहुत सारा जो देखा जा रहा है, और जो बहुत सारी रिसर्चेस या बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं, वो ये इंडिकेट करती हैं, बताती हैं हमको कि जितनी बीमारियाँ आजकल हो रही हैं, उसका जो इंसिडेंस है, उसका प्रभाव हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है, वो सबसे ज़्यादा एक ग्रोइंग एज, यानी कि जो उभरते हुए लोग हैं, जो कि हमारे यंगस्टर्स हैं, जवान लोग हैं, यंग लेडीज़ हैं, जो काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव वर्कर्स हैं, इन सब में पाया जाता है। और इसका मूल रूप से जो अगर आप कोई विश्लेषण करें और ये जानने की कोशिश करें तो ऐसा क्यों है, तो 90% हमें ये मालूम पड़ेगा कि एक हमारा जो जीने का तरीका, जिसको हम लाइफ़स्टाइल बोल रहे हैं, वो सब गड़बड़ है। हमारे खाने का तरीका गड़बड़ है, खाने की चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो गड़बड़ है, हम प्रॉपर आहार नहीं लेते हैं, और आजकल जितने ये फ़ास्ट फूड काउंटर्स हैं, ये आपको रेडी फ़ास्ट फूड देते हैं, और हम लोगों के जीने का तरीका इसलिए एक हसल-पसल की ज़िंदगी है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फटाफट खाना खाया, खाने के लिए भी समय नहीं है, बैठकर खाने के लिए भी समय नहीं है, हम खाने खाते हुए भी उसको अच्छे से चबा कर नहीं खा रहे, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो इस समय के अभाव में फ़ास्ट फूड का जो चलन हो चुका है, ये हमारे सेहत के लिए, हमारी जनरेशंस के लिए, या और जितने लोग हैं जिनको ये सारे मेटाबॉलिक डिसीज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक पर्याप्त नींद भी लें। हमें कम से कम रोज़ 8 से 9 घंटे की, अगर ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा है, तो कम से कम 6 से 8 घंटे के भी अंदर एक की जो रेंज है, इसमें एक बड़ी अच्छी-सी नींद लेना चाहिए। क्योंकि हमारी जो एक आजकल हमारा जीने का तरीका हो गया है, उसमें हमारे पास अच्छे से सोने का समय भी नहीं है। तो अगर हम अच्छे से सोते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहने की हम हो सकते हैं, और ना ही हमें इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही हम बीमारियों के पास जाएँगे। तो हमें अच्छा जीवन मिले, हम अच्छे से जीवन को जिएँ, और रोग मुक्त ज़िंदगी अगर हमें मिलती है, और या अगर हमें कुछ रोग हैं भी, और उस स्थिति में हम अपनी जीवन शैली को ठीक करते हैं, तो हम बहुत अच्छे से अपना इलाज करके अपने आप को बहुत बेहतर रख सकते हैं। डॉक्टर जिज्ञासु, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि तनाव कैसे डायबिटीज का एक बड़ा कारण है, और महिलाओं को तनाव दूर करने की क्या सलाह देंगे आप?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है। तनाव जो कि आजकल हर व्यक्ति के जीवन में तनाव एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। और जिस पेशेंट को या जिस महिलाओं के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो घरेलू तनाव, साथ में वर्किंग प्लेस का तनाव वो हर तरह से झेलती हैं, बच्चों का तनाव। और अगर किसी महिलाओं को शुगर है या डायबिटीज से वो पीड़ित है और उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डेफ़िनेटली उस पेशेंट को अपना डायबिटीज़ मैनेज करने में काफ़ी कठिनाई होगी। मैं ऐसे पेशेंट्स को यही सलाह दूँगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज़ से किसी भी पेशेंट को स्ट्रेस मैनेजमेंट कई बार हम लोग नॉर्मल भी अपने पेशेंट से डिस्कस करते हैं, क्लिनिकली प्रैक्टिस में भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब से तनाव बढ़ा है, हमारे शुगर लेवल कंट्रोल नहीं आ रहे हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग्स व्हिच वी आर फेसिंग, हम लोग जो अपने समाज में भी फेस कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स को मैं यही कहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, तो अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को आप देखिए। स्ट्रेस ट्रिगर्स का ये मतलब है कि किस वजह से तनाव हो रहा है, उस पॉइंट को आप अपने समझिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने पारिवारिक वाले लोगों से भी बात डिस्कस करके कि मुझे क्यों हो रहा है, उस चीज़ को डिस्कस करके उसको हटाएँ। अपना एक्सरसाइज शेड्यूल एक प्लान करें। कई बार क्या होता है, आप सिंपल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग या अन्य गतिविधियों में अगर आप अपने आप को जोड़ते हैं, तो उससे भी आपका तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तीसरी चीज़ है, आप खान-पान पे भी अपने कई चीज़ें क्या होती हैं, कई बार आप तनाव में ओवर ईटिंग करने लगते हैं। ओवर ईटिंग करने में ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट का डायबिटीज़ पहले अच्छा खासा कंट्रोल चल रहा था, स्ट्रेस होने के बाद वही महिलाएँ, वही पुरुष भी कह सकता हूँ कि उनका शुगर लेवल एकदम से हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट्स में आने लगता है। और कई बार इसका उल्टा भी देखा गया है, जो कि हम लोग अपने आईबीटीज़ पेशेंट में देखते हैं कि कई बार अत्यधिक तनाव, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में लोग खान-पान कम कर देते हैं और अपनी दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स होने के चांस रहते हैं। तो तनाव, स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, वो बॉडी में इंसुलिन के सिक्रीशन को बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस कर देते हैं। दैट्स व्हाई जब भी आप किसी पेशेंट को अगर तनाव है, तो एक डॉक्टर के तौर पे मेरा भी कर्तव्य है, बाकी जो आपके फैमिली डॉक्टर आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये क्यों हो रहा है। और अगर अगर आप उसको मैनेज अपने से नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ या कुछ एक्सरसाइज़ या कुछ पैटर्न, योगा पैटर्न, मेडिटेशन पैटर्न्स, ये सब कुछ आपको शायद बताए, जिससे कि आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक तनाव कम नहीं होगा, आपका शुगर लेवल मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। इसलिए सिर्फ़ दवाइयों पे जोर ना दें, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे भी उतना ही जोर दें, जितना अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे आप दे रहे हैं। डॉक्टर केसी लोहानी, अब आप बताइए, अगर किसी महिला को डायबिटीज है तो आप उन्हें क्या डाइटरी प्लान बताएंगे? डायबिटीज़ के जो महिलाएं हैं उनमें वही नियम लागू होते हैं जो आदमी में लागू होते हैं, जैसे कि हमें उनका डाइटरी फैट कितना है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट कितना है, हमें कार्बोहाइड्रेट को कम रखना है, हमें फैट और प्रोटीन, फैट को भी कम रखना है जिससे उनका वेट मेंटेन रहे। और दूसरा उनके जो प्रोटीन डाइट है, प्रोटीन डाइट में जो है वो प्रोटीन सोर्सेस कहाँ-कहाँ से मिल जाते हैं वो हमें बताने होंगे उनको। जैसे अगर वह महिलाएं शाकाहारी हैं तो एनिमल सोर्स तो बता नहीं सकते उनको। जो लोग शाकाहारी नहीं हैं उनको हम एनिमल सोर्स जैसे फिश, चिकन एंड एग्स, दे आर बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड while in other they need this dal is a very good type of protein. And other thing are legumes, different type of legume we are using in daily at our home. And we can add these things in our diet regularly. डॉक्टर अश्विनी कुमार, अब आप ये बताइए, एक महिला अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कार्बोहाइड्रेट इनटेक और इंसुलिन रिक्वायरमेंट के बीच कैसे बैलेंस बना सकती है? महिलाओं को हर महीने माहवारी होती है। महिलाएं एक डिफरेंट स्टेट ऑफ जो फिजियोलॉजी है वो प्रेगनेंसी में भी जाती हैं शादी के बाद। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला हमारी डायबिटिक पेशेंट है और उसको प्रेगनेंसी हो गई, तो हमको बिल्कुल एक अलग तरीके से उसकी देखभाल, बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और ये भी देखा गया है कि या हम मानते हैं कि बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, जो हम रूटीन में देते हैं, उनको हमको चेंज करने के बाद हमको उनको ज़्यादातर इंसुलिन पे लाना पड़ता है। ऐसे ही हर महिला हर महीने में माहवारी से प्रभावित होती है, जिससे उसकी जीने के तरीके पर, रोज़ की जो दिनचर्या है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जब माहवारी का समय आता है, तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे दौरान हमें
लेडी को, जो हमारी महिला पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर है, या वो प्रेग्नेंट होती है देयर आफ्टर कुछ समय के बाद, शादी होने के बाद, तो हमें सारा अपना जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का जो प्रोटोकॉल है वो बदलना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पेशेंट को एक अच्छी तरीके से उसके साथ बात करके उसको जितनी जानकारी हम दे सकते हैं वो हमें देनी चाहिए, और जिस तरीके से पेशेंट जो है अपनी दवाइयाँ ले रहा है, किस समय वो खाना खाता है, किस समय उसका दवाई लेने की दिनचर्या है, उसको बिल्कुल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी देखा गया कि इन सब चीज़ों से हमारे मरीज़ के खान-पान और उसके तरीके में भी प्रभाव पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमारे शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। हमारी जो एक आज देखा जाता है कि शुगर लेवल अगर एक मेंटेन रहते हैं तो उससे भी नुकसान होता है, और अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होते हैं तो उससे ज़्यादा हमारे मरीज़ को नुकसान होता है। तो इस तरीके की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइट को बढ़ाने में या ज़्यादा लेने पर, या मरीज़ जब थोड़ा-थोड़ा खाता है और मीठा खाने की उसकी चेष्टा ज़्यादा होती है, या ऐसे फल जो बहुत मीठे होते हैं उनको खाने की कोशिश करता है, और उस स्थिति में उसके जो ग्लूकोज़ की वेरिएशंस बहुत जल्दी-जल्दी होती हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम किसी और फिज़ियोलॉजिकल स्टेट में होते हैं या परेशानी में होते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मैंडेटरी डाइट शेड्यूल है और या हमारी जो प्रोटोकॉल है जिसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें मेंटेन करना है और लगभग नॉर्मल तरीके से हमको जीने की चेष्टा करनी चाहिए। डॉक्टर जिज्ञासु सिंह, अब आप बताइए, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और डायबिटीज के बीच क्या कनेक्शन है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि हम लोग कॉमनली अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, लेकिन एक समाज में इसके प्रति बहुत जागरूकता नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि महिलाओं में ही ये प्रॉब्लम पाई जाती है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी की। और ऐसा देखा गया है कि पीसीओडी से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस उस पेशेंट में बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई किसी भी पीसीओडी के पेशेंट जब हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अपने ओपीडीज में देखते हैं, तो उसका डायबिटीज स्क्रीनिंग भी साथ में करते हैं, क्योंकि इस तरह की बीमारी में, जो पीसीओडी बीमारी है, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और ये सारी बीमारियां, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, ये सारी हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारियां हैं। दैट्स वाई दे आर ऑल इंटर कोरिलेटेड। तो जो भी ये सब बीमारियां हैं, अगर पीसीओडी में क्या होता है कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा उस पेशेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मोटापा उस पेशेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मेंसेस इरेगुलरिटीज होने लगती हैं, हेयर फॉल होने लगते हैं, कई सारी परेशानियां उस महिला को होने लगती है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पीसीओडी के पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसको कहते हैं कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज, उसके भी खतरे आम, जो समाज में आम जो लोग हैं, उनसे ज्यादा, अत्यधिक ज्यादा रहता है। तो दैट्स वाई अगर कोई पेशेंट है जिसको पीसीओडी है या डायग्नोज्ड है ऑन अल्ट्रासाउंड, या मैडम मतलब गायनेकोलॉजिस्ट ने उसका डायग्नोज किया है, तो डेफिनेटली उसको बीच बीच में वर्कअप करते रहना चाहिए, और अपना डायबिटीज का स्क्रीनिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कराते रहना चाहिए। अगर वो इनिशियल लेवल में ही पकड़ में आ जाता है डायबिटीज एक पीसीओडी पेशेंट में, तो इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है, जो कि आराम से मैनेज हो सकता है। इसकी कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जो कि बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पीसीओडी का प्रॉपर इलाज करें और डायबिटीज को भी स्क्रीन आउट करते रहें। डॉक्टर केसी लोहानी, आप बताइए, एक महिला अपनी वर्क प्लेस को कैसे बेहतर बना सकती है डायबिटीज को सही से मैनेज करने के लिए? जो महिलाएं वर्किंग लेडीज हैं, जब वह वर्क प्लेस में जाती हैं तो उनको जो वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ वो काम करती हैं, उनके लिए एक रूम स्पेयर करना चाहिए जहाँ वो अपना इंसुलिन ठीक से ले सकें, बीच में अपना ब्लड शुगर वगैरह चेक कर सकें। और दूसरा, जो उनका खाने का शेड्यूल है, टाइम है, वो उनको उस समय वो उस जगह को यूज़ कर सकें। ऐसा सबसे ज़रूरी ये बात नज़र आती है। अभी कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जिनके अच्छे अपने वो बने हुए हैं ऑफिसेज, वहाँ तो ये सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ये चीज़ नहीं है अवेलेबल वहाँ पर। वहाँ पर ज़्यादातर तो उन लोगों के लिए अलग कोई ऐसी जगह बनी नहीं है जहाँ वो अपना इंसुलिन ले सकें, ब्लड टेस्ट कर सकें, अपना खाना खा सकें। और महिलाओं से एक और रिक्वेस्ट की जाती है कि वह जो जब उनका खाने का टाइम होता है, इंसुलिन का टाइम होता है, उसका अपने मोबाइल में टाइम सेट कर लें
और वह अलार्म करें उसके लिए, जिससे कि वो सही टाइम पर वहाँ पर जा सकें और अपना दवाई ले सकें। डॉक्टर अश्विनी कुमार, आपसे जानेंगे, बिजी वर्क स्केड्यूल के रहते एक महिला अपने ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल रख सकती है? आप क्या टिप्स देंगे? महिलाओं की जिंदगी पुरुषों के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। महिला दो तरीके के अपनी जीवन को जीती है। एक है उसका घर की व्यवस्था, और दूसरा अगर वो वर्किंग लेडी है तो उसको बाहर जाके ऑफिस में काम करना है, उसको आउटडोर एक्टिविटीज भी करनी है, ऑफिस में भी काम करना, लोगों से इंटरेक्शन भी करना है। अब ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अगर एक महिला घर में है और इतनी व्यस्त है कि उसको अपने खाने के लिए समय नहीं है, वो अपने घर में इतनी इन्वॉल्व है, अपने काम में, दिनचर्या में इतनी इन्वॉल्व है कि उसको अपने लिए, अपनी शुगर को देखने के लिए समय नहीं है, या तरीके से नहीं खा पा रही है, तो इन सब चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और ये एजुकेशन जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट और एजुकेशन दोनों का अपना अपना रूल है। और मैं मानता हूँ, समझता भी हूँ, और कि मैं कहता भी हूँ कि जो एजुकेशन कर सकती है वो इलाज उसके मुकाबले में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है। इस एजुकेशन में ये है कि हम अपने महिला को, जो चाहे घर में है या बाहर है, उसको पहले तो हमें डाइट के बारे में समझाना है, जैसे कि हम और हमारे मित्र कह चुके हैं कि बेसिकली हमें अपनी डाइट में इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम कितनी मात्रा में उसको कार्बोहाइड्रेट, कितनी मात्रा में उसको फैट उसकी डाइट में है, कितनी मात्रा में वो प्रोटीन्स ले रही है। जैसा कि देखा गया कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो शुगर के लेवल्स जल्दी ज़्यादा बढ़ते हैं और फ्लक्चुएट करते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में, अपने खुराक में बहुत कम लेने हैं। फैट भी हमें अब कम लेना है, पर कुछ लोगों का मानना है कि थोड़ा-सा फैट अब ज़्यादा लेंगे, क्योंकि फैट के ज़्यादा लेने से थोड़ी-सी भूख कम हो जाती है, और जो माना जाता है कि हम ज़्यादा खाएँगे और ज़्यादा हमें ताकत आएगी, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जितना आप खाते हैं, वो उतना शुगर अगर नियंत्रित मात्रा में या रेंज में है, तो वो तो आपके शरीर के लिए अच्छा है। और अगर उस रेंज के बाहर आपके शुगर लेवल्स हैं, तो जो भी हम खाते हैं वो हमारे लिए वेस्ट है, हमारी बॉडी पर एक बुरा प्रभाव देता है। हमें प्रोटीन्स की मात्रा को अपनी खुराक के अंदर संतुलित रखना है, और प्रति किलोग्राम अगर बॉडी का वेट हम मानते हैं, तो हमें आइडियल प्रोटीन जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो पर डे के हिसाब से कम 60 ग्राम के हिसाब से होना चाहिए। और अगर हम डायबिटिक पेशेंट को इसको कार्बोहाइड्रेट के एक्सचेंज में थोड़ा-सा और बढ़ा देते हैं, तो ये और बेहतर होता है, और उससे हमारी ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने में भी हमें फ़ायदा मिलता है, और जो वेरिएशंस होती हैं, अप एंड डाउन होता है डेली के बेसिस पर, वो भी बेहतर लेवल्स जो हैं हम मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर कोई महिला बाहर काम कर रही है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको अपनी दिनचर्या रोज़ की तरह उसको मेंटेन करना है। उसको समय से अपना नाश्ता लेना है, समय से अपनी पहली खुराक दवा की लेनी है, और जितना उसको डॉक्टर के द्वारा बताया गया है ब्रेकफ़ास्ट में, और लंच में और डिनर में, वो सब लेना है। क्योंकि खाना और खाने की मात्रा और खाने का समय, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, ये रोज़ की दिनचर्या में संतुलित होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, और ये सब फ़िक्स्ड होना चाहिए। डॉक्टर जिज्ञासु सिंह, अब आपसे जानेंगे, डायबिटीज को कंट्रोल रखने में एक्सरसाइज का कितना रोल है और कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा फायदे दे सकती है? जब भी मैं अपने डायबिटीज पेशेंट्स को मैनेज करता हूँ तो मैं उनको 3 चीज़ों की सलाह देता हूँ। पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट, जो आपकी डाइट है, जैसा कि हमारे पूर्व स्पीकर्स ने बताया कि डाइट कितना महत्वपूर्ण अंग प्ले करता है। सेकंड इज़ एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज़ योर ड्रग्स। तो दवाइयों का नंबर तीसरा आता है, पहला और दूसरा है डाइट और एक्सरसाइज। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, RSSDI जो कि इंडियन संस्थान है, इन सब ने ऐसा कहा है कि 150 मिनट हर हफ्ते, इसका मतलब 30 मिनट हर दिन फॉर 5 डेज, या 25 मिनट्स पर डे फॉर 6 डेज अ वीक, एक मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉडरेट लेवल का एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है कि आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज चलना जिसमें आपको पसीना हो, स्वेटिंग हो। कई बार ये जो एक्सरसाइज रिजीम होता है, जब भी आप शुरू करें तो अपने डॉक्टर से आप बिल्कुल डिस्कस करें। अगर कोई पेशेंट इंसुलिन पे है और वो अगर एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करना चाहता है, तो डेफिनेटली जब भी वो एक्सरसाइज करे तो उसके पहले अपना एक बार इंसुलिन लेवल्स, शुगर लेवल्स चेक कर ले, और एक्सरसाइज करने के बाद अगर उसको बहुत ज्यादा कमजोरी, बेचैनी, घबराहट, इस तरह की चीजें हो रही हैं, हो सकता है कि उसको हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड हो, तो तुरंत ही अपना शुगर लेवल चेक करे, बिकॉज एक्सेसिव एक्सरसाइज इज ऑल्सो नॉट सो गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना एक्सरसाइज पैटर्न धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और उसके हिसाब से ही वो एक्सरसाइज करे। डॉक्टर केसी लोहानी, ये बताइए महिलाएं खुद को और दूसरों को डायबिटीज के प्रति कैसे जागरूक रख सकती हैं? हर घर में एक गृहिणी है जो खाना बनाती है, वो सबको खाना खिलाती है। अगर उसके हस्बैंड को या उसके बेटे को या इसके किसी सदस्य को डायबिटीज़ है तो उसका जिम्मेदारी उन महिलाओं पर आती है कि वह कैसे उनको रोज़मर्रा का जो भोजन उनके लिए तैयार होना है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, कुछ भी हो, वह उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं पर जाती है, क्योंकि वो कौन-कौन सा खाना वो बना सकती हैं, इसकी पूरी जानकारी उनको देनी है। उनको खाने में कितना शुगरी चीज़ें अवॉइड करने की होती हैं और जो प्रोटीन को ऐड करना होता है डाइट में, कितना प्रोटीन वो कहाँ-कहाँ से ऐड कर सकती हैं, ये बताने की ज़रूरत है। और दूसरा मतलब वो किस समय कब-कब उनको खाने का चाहिए टाइम, क्योंकि कई बार कई लोगों के पास टाइम ही नहीं है खाने का, वो दे आर सो बिज़ी। वो ये टाइम भी उनको सबको बताना पड़ेगा, भाई इतने बजे तुम्हें ये लंच करना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे तुम्हारा डिनर होगा, आपको उस समय आना पड़ेगा, क्योंकि ये भी टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम टाइम में जो फास्टिंग स्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया होने का डर रह सकता है और इसलिए वह सबको नियंत्रण करना पड़ेगा। कई लोग इतना ज़्यादा खाते हैं, वो खाना ज़्यादा खाते हैं बहुत, फिर हम लोग उनका इंसुलिन या ओरल ड्रग्स बढ़ाते जाते हैं, लेकिन वो उनका खाना ज़्यादा होने के कारण उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं और इसलिए उनको समझाना पड़ता है कि यू हैव टू लिमिट योर इनटेक ऑफ फूड ऑल्सो। और कई लोग सोचते हैं हमें कम खाएंगे तो हमारी लाइफ कम हो जाएगी, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, ये सिद्धांत लोगों के अंदर है। अगर उनको अच्छी तरह समझा दिया जाए कि नहीं, हम तो ये प्रिंसिपल कहते हैं कि कम खाओ ज़्यादा जियो, ज़्यादा खाओ कम जियो, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं करीब-करीब सभी मरीजों को बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का। डायबिटीज़ के प्रति कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। खासकर महिलाओं को डायबिटीज़ कितनी प्रभावित कर सकती हैं ये आपने बताया। साथ ही ये भी बताया कि महिलाएं क्या करें क्या ना करें ताकि वो डायबिटीज़ से लड़ सके, अच्छा जीवन जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।